अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। बड़े बड़े केसेस उनकी समाअत, लेकिन आम आदमी के लिए एक बड़ी खबर यह है कि जब से हल्फ उठाया है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 17 सितंबर को, उसी दिन उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि अब जो 57,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाया जाएगा और कोई देर नहीं होगी। आज फिर एक मुकदमे की समाअत के दौरान उन्होंने ये वाज़ेह किया। दूसरी तरफ एक बड़ा अहम और बड़ा ही पेचीदा मामला जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर के खिलाफ रेफरेंस का 10 रेफरेंसेस थे जिसके हवाले से शिकायत आई हुई थी। फिर जस्टिस तारिक मसूद साहब ने उस पर अपनी कानूनी राय दे दी। इससे पहले ये बात हुई कि इसी रेफरेंस को लेकर उन्हें कॉल की गई उमरता बंदयाल की जानिब से, जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, उस पर बात करने की कोशिश की गई। उसकी चंद चीज़ें बाहर आईं और फिर उसमें हुआ कि इन रेफरेंसेस का खात्मा और इन चीज़ों पर बात की गई। तो ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मौजूद है। मामला है क्या? दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ की वापसी और ज़ोर शोर से नून लीग की तैयारियां, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ लगता कुछ यूँ है कि एक बार फिर ज़रा तसादुम की सिचुएशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नाम लिए हैं, उसके बगैर शायद वो वापस आए ना आए, अभी तक ये बात अभाम का शिकार है। लेकिन अब तक नून लीग के ज़रा ये बता रहे हैं कि जी 21 अक्टूबर अब फाइनल है, आना ही आना है मियाँ नवाज शरीफ ने। आते हैं तो होगा क्या, किन केसेस में उनको ज़्यादा मुश्किलात होंगी, उन केसेस का सामना करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। और फिर अब इलेक्शन, जो कि जनवरी में डेट आ चुकी है, अब फुल डेट तो नहीं आई लेकिन टेंटेटिवली ये बता दिया है इलेक्शन कमीशन ने कि आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो सकते हैं। तो मतलब जो हल्का बंदियों वाला मामला है वो भी निपट जाएगा और फिर फहरिस्त जो वोटर लिस्टें हैं वो भी निपट जाएंगी। इलेक्शन होने वक्त बहुत कम है तमाम पार्टियों के पास और तैयारी बहुत ज़्यादा है, चूँकि PDM की गवर्नमेंट जब लास्ट टाइम हुकूमत कर गई तो वो बातें मुश्किलात छोड़ गई आवाम के लिए और आम आदमी के लिए कि उनकी जेब इस वक्त इजाज़त नहीं दे रही कि वो महंगाई को देखते हुए कोई हौसला करें और आगे बढ़ें। और ये शायद बहुत मुश्किल मरहला होगा PDM की उन तमाम जमातों के लिए, चाहे वो इससे बरी जमा होना चाहें या ना होना चाहें, क्योंकि एक दूसरे पर डालने का सिलसिला जारी है। शुगर का स्कैंडल हुआ, उसकी कमी की और किसने एक्सपोर्ट की किसने नहीं की, एक दूसरे पर डालते रहे। नवीद कमर साहब इसहाक डार और इसहाक डार साहब नवीद कमर साहब पर डालते रहे। तो ये है तमाम मामला। जुल्फ़िकार राहत साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। उसके साथ साथ माहिर कानून बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। पहले ज़रा कुछ कानूनी राय लेते हैं, फिर इस पर कुछ ज़रा जुल्फ़िकार साहब से भी बात करेंगे। रियासत साहब, सर पहले तो ज़रा ये इस पर बात करूँ, चीफ जस्टिस साहब ने जिस दिन पहला दिन हुआ तो अपने ही मामले के बरखिलाफ जाके एक उन्होंने तमाम जजेस का बेंच बना दिया। एक अच्छी चीज़ हुई कि उसको लाइव दिखाया गया, सारा दिन हम देखते भी रहे, लेकिन अभी उसमें मामलात काफ़ी इबाहम का शिकार है कि आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियारात को तकसीम या बांटने पर यकीन रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान भाई बहुत शुक्रिया, ये आपने बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मुझे दावत दी है। मैं गुजारिश करता हूँ कि जहाँ तक ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स का क्वेश्चन है, ये इदारों के दरमियान तो ये एक थ्योरी है कि जी डिवाइड होना चाहिए कि कोई भी एक इदारा दूसरे इदारे के अंदर ट्रांसग्रेशन ना करे। सबसे पहले ये क्वेश्चन है। लेकिन एक इदारे के अंदर एक सरबराह के हवाले से जो उसके पास अख्तियारात हैं, उसकी तकसीम के हवाले से जो बात है, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ाती राय में कि ये मुनासिब नहीं है। एक इदारे को एक सरबराह ही चलाता है। अगर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जगह पे 3 लोगों को आप उसमें अख्तियारात तकसीम कर देते हैं तो फिर 3 चेयरमैन सीढ़ियाँ भी लगाने पड़ेंगे, फिर 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी लगाने पड़ेंगे, फिर 3 आपको चेयरमैन नए भी लगाने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है तो एक शख्स जो है वो कॉम्पिटेंट है तो उस इदारे में आया है और उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो इदारे को लीड कर सकता है और उसके लिए वो डिलीवर कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे कबाहतें होंगी। हाँ, एक सवाल ज़रूर है कि ये जो लेजिस्लेशन अभी हुई है उसके अंदर जो सुओ मोटो है, जो 184 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेते हैं, उसके अगेंस्ट अपील का हक देना चाहिए। चूँकि आर्टिकल 10A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का है, उसके तहत किसी भी शख्स को आप वो फेयर ट्रायल जो है उसका राइट है
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, और वैसे भी अगर उसके खिलाफ फैसला आ गया और उसको आपने फाइनैलिटी दे दिया है तो वो एक बड़ा रिनाउंड मैग्ज़म है, आडी अल्ट्रम पार्टम, नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। कोई भी फैसला जिसके अंदर कोई इलीगैलिटी है, कोई इरेगुलरिटी है, तो उसको कौन देखेगा? एक ही के अदालत में गया, वहीं से उसको सजा होगी, उसके बाद वो घर चला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अनजस्टिस है, अनफेयर है, और उसको इस हवाले से अपील का हक ज़रूर देना चाहिए। वकास अब्रेज साहब। देखिए अरसलान भाई, सबसे पहली बुनियादी बात तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज की जो समाअत की, उस समाअत के दौरान एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जितनी भी पेंडेंसी है अब फर्दर डेट्स नहीं दी जाएंगी। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो लीगल लैंग्वेज में एक मकूला बोला जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में तहीन नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है, एट द सेम टाइम जस्टिस हर्ड इज जस्टिस वर्डेड। इंसाफ करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी कर दी जाए तो ईस्ट में एक वेस्ट वाली सिचुएशन प्रवेल होती है। तो इन दोनों जो मार्जिनल लाइंस के दरमियान में एक प्रोपोर्शनेट जो जस्टिस सिस्टम है वो वर्क करता है या ऑपरेट करता है। तो मैं ये समझता हूँ एक अच्छा इम्पैक्ट था। सेकंड एंड मोर इम्पोर्टेंटली कमिंग टू द सेकंड पॉइंट जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया, 184(3) के तहत बिल्कुल हर शख्स का ये फंडामेंटल राइट है कि उसे राइट ऑफ अपील दिया जाए। जब भी 184(3) के अंदर कोई भी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस सुना जाता था, उसके अगेंस्ट एक रिव्यू का लिमिटेड इख्तियार था, और जब भी सो मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की जाती थी तो उसके अगेंस्ट अपील का इख्तियार ही मौजूद नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल बार कौंसल्स का बड़े अरसे से ये मुतालबा रहा है कि जो भी सो मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की जाती है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल किया जाता है, उसके अगेंस्ट जो है अपील का इख्तियार ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज़ दिस इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के कोई भी जज जो है वो फैसला देता है, उसके फैसले के अंदर कोई इलीगैलिटी हो सकती है, इरेगुलरिटी हो सकती है, कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को लेके, क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेके। लिहाज़ा अगर ऑल इन ऑल किसी भी जज को किसी भी हवाले से इख्तियारात दे दिए जाएँ और अपील का इख्तियार ही ना दिया जाए टू चेक द साउंडनेस ऑफ डिसीजन ऑफ दैट स्पेसिफिक केस, तो ये एक फरीक के साथ, अग्रीव पार्टी के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। कमिंग टुवर्ड द लास्ट थिंग, जो डिस्कशन का हिस्सा आप डिस्कस कर रहे थे रियासत साहब के साथ भी, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त बात की कि किसी भी अदारे का जो है वो एक ही हेड है, एक ही सरबराह है, और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसी ने एक्सरसाइज करती हैं बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट करने के हवाले से, और एट द सेम टाइम कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से फैसले करने। अगर ये सारी चीज़ों को आप डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो अल्टीमेटली फिर दूसरे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर भी आपको ये चीज़ें नाफ़िज़ करनी पड़ेगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जहाँ पे जुडिशियल साइड पे बहुत सारी पावर्स हैं, अथॉरिटी हैं, प्रेस्टिजियस चीज़ें वो एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, ये उन्हीं की डोमेन थी, और जिस तरह लास्ट टाइम भी उन्होंने एक एक्ट को किया, अगर इन्होंने किसी किस्म की इसके अंदर अमेंडमेंट्स करनी है, तरमीम करनी है, तो अल्टीमेटली दे हैव गो फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और मेरे ख्याल में इसमें आयन के आर्टिकल 184(3) के अंदर जहाँ पे अपील का इख्तियार नहीं है, उनको वहाँ पे वो इख्तियार देना पड़ेगा। अच्छा, बातें तो चलती रहेंगी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हमने डिस्कस करना है एक ब्रेक के बाद, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जुल्फ़िकार साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बड़े लंबे अरसे से आप तो ज़ाहिर है इस पे प्रोग्राम हम भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कानूनी राय भी सुन रहे हैं। क्या कबाहत थी कि पिछले चीफ जस्टिस को इसके हवाले से कुछ फैसले लेने पड़े, इसको रोकना पड़ा, फिर काजी फाइज ईसा साहब ने इस पर स्टेप लिया और आकर पहली समाअत भी इसी के हवाले से की, और अपनी पावर्स को बांटने की बजाय उन्होंने कहा कि ये बोझ को बांटना है, पावर्स को तकसीम करना नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस के बोझ को कम करना और बांटना है। उन्होंने ये बात वाज़े तौर पर अटॉर्नी जनरल के एक मुकालमे के दौरान अपने रिमार्क्स में कही। देखें, एक ही ओहदा होता है, एक ही सीट होती है, एक शख्स आता है तो उसका वहां पे जो कंडक्ट होता है वो चेंज हो जाता है, दूसरा शख्स आता है तो वही ऑफिस किसी और तरीके से एक्ट करना शुरू कर देता है। पर्सनैलिटीज का बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, बहुत फर्क पड़ता है। फाइज ईसा साहब जब तशरीफ लाए तो उन्होंने 2-3 काम तो जाहिर बहुत अच्छे किए। एक तो उर्दू में फैसलों की बात की, दूसरा उन्होंने ख़वातीन के हवाले से एक मैसेज दिया, अपनी ही मिसेस को साथ खड़े करके हलफ दिया, लेकिन साथ ही साथ फिर लाइव 7 घंटे तक पूरी कौम देखती रही कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता क्या है, ये फैसले किस तरह से प्रोसीड होते हैं, किस तरह जजेस एक्ट करते हैं और किस तरह दलाइल दिए जाते हैं।
लेकिन ये जो फैसला था और जिस हवाले से जो लेजिस्लेशन हुई और जिस इशू के ऊपर 7 घंटे उस दिन पूरी कौम स्क्रीन के साथ, टीवी स्क्रीन के साथ चिमटी रही और उसके बाद 7 बजे उन्होंने इसको ऑफ किया, नई तारीख दी, लेकिन उसके बाद 4 घंटे जो जितना प्राइम टाइम था चैनल्स का, वो फिर इस पे टॉक शो करते रहे। तो ये 11-12 घंटे एक दिन में इसी पे सारी कौम देखती रही। अब मामला है कोर्ट्स के अंदर इख्तियारात का। चीफ जस्टिस साहब को इख्तियारात सारे रखना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। इस मामले का बराह रास्त आम आदमी के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं था। मेरी जाती राय इसमें यह है कि ये जजेस का मामला था, बैठ के इन चीज़ों को तय किया जा सकता था। लेजिस्लेशन इस पे हो चुकी, लेजिस्लेशन की तशरीह अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि एक प्रोसीजर है, आप लोअर कोर्ट से चलते हैं, फिर सेशन कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट में आते हैं, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कहाँ पे अपील हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि आज अगर सारे मुर्दे दोबारा से आप उखाड़ना शुरू कर देंगे, दोबारा से आईनी तौर पे एक एक चीज की तशरीहात शुरू कर देंगे, तो एक नया पनोरा बक्स खुल जाएगा। और वैसे भी आजकल गुफ्तगू इस तरह की हो रही है, ऐसे लगता है कि जैसे हम एक दिन पहले आजाद हुए हैं, तो अभी अपनी बेसिक्स तय कर रहे हैं। जो 75 साल पहले चीजें तय हो चुकी हैं, उसी पे आज दोबारा बार बार डिबेट इस सेंस में हो रही है कि बासकत ऐसे लगता है कि हम एक दिन पहले आजाद हुए और अभी हमें बेसिक्स का पता ही नहीं कि अदलिया ने क्या करना है, पार्लियामेंट ने क्या करना है, अदारों ने बिहेव किस तरह करना है। मसला यहाँ पे ये है कि जो हमारे अदारे हैं वो अपनी डोमेन के अंदर रह के काम करने के आदी नहीं है। मुख्तलिफ अदारे अपनी जो अपना काम है वो नहीं कर रहे, वो दूसरे का काम करना चाह रहे हैं। यानी माजी के अंदर हमने देखा कि जुडिशरी ने बिहेव इस तरह किया कि वो पूरा मुल्क चलाने की कोशिश की। अदारों ने जिनका काम था लेजिस्लेशन, वो किसी और जगह मसरूफ नजर आए, और जिन अदारों का काम था कोई और काम करना, वो किसी और जगह इंक्रोचमेंट करते हुए नजर आए। तो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस अदारे का जो काम है, अगर वो अदारा अपनी डोमेन के अंदर रह के काम करे, आइन के अंदर लिखी पड़ी हर चीज मौजूद है, उसकी रूह के ऊपर अमल करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें खत्म हो सकती है। इंग्लैंड का पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है कि किस लेवल के ऊपर इंडिया इंग्लैंड का किस लेवल के ऊपर एज ए कंट्री एक इंसाफ फरामी के लिए तो सर वाकई में आपने बड़ी अच्छी मिसाल लेकिन दी। अगर हम इंग्लैंड या वहां पे रिटर्न के आइन भी मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ तो हर चीज मौजूद है, बार बार मौजूद है, बार बार इस पे उस पे तरमीम होती है, लेकिन मुसीबत यह है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जब लॉ की रूह ये होती है कि जब कोई लेजिस्लेशन आप नहीं करते हैं तो वो किस बेस के ऊपर हो रही है, क्या आम आदमी के लिए हो रही है या किसी के जाती मफाद के लिए हो रही है। अच्छा जुल्फिकार साहब, एक चीज़ और भी है, अगर पार्लियामेंट से कवानीन पास होते हैं बिल्स की सूरत में, वो आते हैं, सदर उस पर साइन कर देते हैं, फिर उस पर कोई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, फिर उस पर बात हो जाती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार था, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये काम करे, किसी और का दायरा इख्तियार नहीं है। तो ये भी यहाँ पर भी इबाम पैदा हो जाता है ना जुल्फिकार साहब। देखें, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ बिल्स आए थे यूनिवर्सिटीज़ के, मुझे मिनिस्टर एजुकेशन बता रहे थे, उसने कहा जी 84 बिल आ गए और 84 बिलों में मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस ने वो सीधा सीधा उन्होंने कहा कि पैसे पकड़े हुए थे, और उसको कहता है कि मैं अपोज किया, अपोज करके 25 पे लाया। 25 के ऊपर भी पता चला ये 25 बिल जो हैं ये उन यूनिवर्सिटीज के हैं कि एक एक केस के अंदर 10-10 करोड़ 12-12 करोड़ रुपए लोगों ने पकड़ा हुआ है। फिर उसने कहा कि मैं सीधा चेयरमैन सेनेट के पास गया, ये मैं फेडरल वजीर तालीम की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उसको कहा कि ये एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कहते हैं मैंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि ये किस तरह की लेजिस्लेशन हो रही है, ये क्या कर रहे हैं हम। कहते जी शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि मजबूरी है, 13 जमातें हैं, पूरी मुल्क की जमातें हैं, हर बंदे का मसला है। फिर चेयरमैन सेनेट से जाके उन्होंने जो लास्ट इजलास चल रहा था उस इजलास को वहां पे उस कार्रवाई को खत्म करवाया और वो वहां पे चीजें रुकी और 4 बिल फिर भी पास हो गए।
वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में चले गए और प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा जी मैंने प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजना है। ठीक। देखें, लेजिस्लेशन तो होती है आपकी इस तरह की, और एक चीज उन्होंने कहा कि जी मैंने एक बिल पास करवाया जो खालिस्तान पाकिस्तान के मफाद के लिए इतना अच्छा था, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की इंप्रूवमेंट के लिए इतना अच्छा था, एचईसी के अंदर जो इश्यूज थे उसको मैंने एड्रेस किया। कहते मैंने इतनी मेहनत की पूरा साल लगा के, जब एंड हुआ तो जाके उनको वीटो कर दिया जनाब सदर साहब ने। तो सदर साहब से मैंने बात की कि सदर साहब आपने ये क्या किया, आपको पता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत हुई है और ये कितना जरूरी था? तो उन्होंने कहा जी मेरे बंदे भी 2 कमेटी च पाने सन ना पहले कि तुसी नहीं पाए। कहते हैं ये यहाँ तक इस तरह तो लेजिस्लेशन हो रही है इस मुल्क के अंदर। मैं अग्री आपकी बात से। बैरिस्टर साहब, सर एक तो दायरा इख्तियार, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से। फिर मैं थोड़ा सा आगे आपसे जो नैब तरमीम है उसको भी रोक लिया गया, उस पर भी अब मामला है, नवाज शरीफ को आगे केसेस फेस करने हैं। फिर थोड़ा इलेक्शन पर भी हम बात करेंगे, इलेक्शन एक्ट में भी ढेर तरमीम हुई हैं और जो सिटिंग गवर्नमेंट है निगरान, उसको भी थोड़ा एम्पावर किया गया। लेकिन ज़रा पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसके दायरा इख्तियार पर। अच्छा, एक बात मैं राज साहब के हवाले ज़रूर करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि यूके के अंदर जो है वो तहरीरी तौर पे आइन मौजूद नहीं है। डाइसी की एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल थी, शायद जो हमारे सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें उससे सीखी जा सके। डाइसी से कहा गया था कि आपके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप अपना मुल्क कैसे चलाते हैं, आपका आइन कहाँ पे लिखा गया है? तो उसने कहा था इट हैज़ रिटन ऑन द हार्ट्स ऑफ पीपल, ये लोगों के दिलों पे लिखा है। मॉरली एथिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग कौम समझते हैं अपने आप को कि हम एक दूसरे के राइट्स को वायलेट नहीं करते, किसी के राइट्स को डिस्पर्स डैमेज या डिस्टॉर्ट नहीं करते। और इसके बरक्स पाकिस्तान का हाल देखें, 280 आर्टिकल्स हैं, 5 गोशवारे हैं, 27 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। लेकिन मजाल है कि हमारे मुल्क में अंदर जब भी कभी इस तरह का कोई इशू सामने आता है तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस में हम चले जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन करें। कमिंग टू योर क्वेश्चन, स्पेसिफिकली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात करूंगा। जो आईने पाकिस्तान जो कमेटी ऑफ पावर की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, एट द सेम टाइम जो मोंटेस्क्यू की थ्योरी हमें नजर आती है अमेरिकन सिस्टम के अंदर, जो कि सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस की बात करती है। वो ये कहती है कि चेक एंड बैलेंस रखना भी अदारों का एक दूसरे के ऊपर बड़ा जरूरी है। इसी तरह जो हमारी पार्लियामेंट को इस तरह का कानून बनाती है जो आइन के आर्टिकल 8 के मुतसादिम हो, फंडामेंटल राइट के मुतसादिम हो, आइन के स्पिरिट के मुतसादिम हो, तो ऐसे तमाम रिपग्नेंट लेजिस्लेशन को डेट कैन बी चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट से सेटिस्फाइड कर सकती है, स्ट्राइक डाउन कर सकती है, कालादम करार दे सकती है, और हमने हाल ही में बहुत सारी एग्जांपल्स भी देखी। अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात है, इस हवाले से आइन के आर्टिकल 191 के अंदर क्लिस्टर क्लियरली इस चीज की वजाहत कर दी गई है और वर्ड यूज किया गया है मे, डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई है कि वो तमाम इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन कोड अपने काम को रेगुलेट खुद कर सके। लिहाजा मैं ये समझता हूँ दिस वाज दिस फेयर एंड द प्योर डोमेन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि वो डिसाइड कर लेते हैं कि 3 जजेस जो है वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, 2 करेंगे, आएगा, ये इख्तियार जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ही रहेगा। लिहाजा जो इनकी तरफ से ये टाइम स्पेसिफिक या पर्सन स्पेसिफिक कानून नाफिज करने की बात की गई, इसमें जो इख्तियार है वो तकसीम कर दिया गया। यही चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल थे, जब रात को 12 बजे अदालतें खोली थी इनको बड़े अच्छे लगे थे। जब इनके खिलाफ फैसले आने शुरू हुए उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर फैसला दे दे, तो इनको बड़े बुरे लगना शुरू हो गए। मैं ये समझता हूँ कि हर वो फैसला जो कानून और आयन के मुताबिक हो, बलाए ताक इस चीज़ के कि उमर अता बंदियाल का, जस्टिस कादी फायदी साहब का जो कानून और आयन के मुताबिक फैसला है, हमें बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ से अप्रिशिएट करना चाहिए, एडमायर करना चाहिए। लिहाजा ये मंतिक जो है वो तो किसी तरह एक्सेप्ट की ही नहीं जा सकती थी इनकी। और ये टाइम स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक कानून ना होता तो अगर उसके अलावा इसको हटा के देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 12-13 साल के अंदर एक डिबेट थी जो कि इफ्तिहार चौधरी साहब से लेके जस्टिस साकिब निसार तक और आसिफ सईद खोसा तक के, ये जो सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन को बेहंगम तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अनकंट्रोल अनलिमिटेड अनरिस्ट्रेंड तरीके से। लिहाजा इसके अंदर भी आप मशवरा जरूर करें, कंसल्टेशन जरूर करें। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि आल्दो कि एक चीफ जो है वो सारी चीजों को हेड करता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ये समझे कि जुडिशरी के फैसले इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने जा रहे हैं और जजेस को आप इस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी पगड़ियों के शिमलों को दागदार करने में कोई कसर नहीं उठाते, तो शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर आप इसकी पावर 2 नेक्स्ट जजेस के साथ शेयर कर लें तो इसके अंदर भी इस प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस के अंदर कोई मजायका नहीं। अच्छा, बातें तो चलती रहेंगी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर हमने डिस्कस करना है एक ब्रेक के बाद, तो हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रियासत साहब,
इसी का। जी, मेरी बैरिस्टर साहब से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो आर्टिकल 191 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, उसके अंदर ये लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ सुप्रीम कोर्ट में मेक अ बिल्कुल रूल्स, यानी सुप्रीम कोर्ट को आपने तमाम अख्तियारात जो थे वो डेलीगेट कर दिए कि वो रूल्स खुद बनाए। जो अफेयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है बिल्कुल उसको रन करने के लिए वो खुद रूल्स फ्रेम करे। तो जब आपने उनको अख्तियार दे दिया है तो फिर आप लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में उस पर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले, और अगर आपने 191 को अमेंड करना है तो फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, जबकि उनके पास तो 2/3 मेजॉरिटी उस वक्त नहीं थी जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो पास किया गया है। तो मैं ज़ाती राय में ये समझता हूँ कि जो सरबराह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो मीटिंग के अंदर अपने जितने भी रूल्स हैं उसको चलाने के लिए वो तय कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि आज के दौर में जनाब मोहतरम फ़ायज़ साहब, आज आपने देखा जैसे बैरिस्टर साहब ने भी फरमाया कि एडजर्नमेंट्स नहीं होंगी, और ये रूल्स हैं ये सारा कि जी एडजर्नमेंट नहीं होगी, डिस्पोजल ऐसे होगी, वो सारा तरीक़ाकार जो है वो तो आपने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया हुआ है, तो आज उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ज़रूरत ये थी कि आप जैसे सो मोटो है उसके हवाले से लेजिस्लेशन करते, आप उसका प्रोसीजर तय करते, बजाय कि आपने वो अख्तियार जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डेलीगेट कर दिए, आप मज़ीद फिर वापस, यानी सेम टाइम पे पार्लियामेंट भी उस पर लेजिस्लेशन कर रही है और सेम टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी वो अख्तियार है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसके हवाले से तो वो सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन है, डोमेन है, जुरिस्डिक्शन है, वट एवर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुनासिब समझते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वो उसको रूल्स जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। ठीक हो गया, चले। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, आप ज़रा बात कर रहे थे इलेक्शन की, इलेक्शन कोई अब आखिरी हफ्ते की बात हो रही है जनवरी के। सर जाते जाते ढेर तरमीम हुई, ढेरों ढेर बिल पास हो, मेरा ख्याल है 4 दिन में कुछ सैकड़ों बिल पास हो गए। तो उसमें अब इलेक्शन एक्ट ठीक काफ़ी तरमीम हो गई, लेकिन उसके बाद भी लगता है जो नैब वाला मामला है, नैब वाले एक्ट की तरमीम का, वो अब शायद गले की हड्डी बनने जा रहा है नवाज शरीफ साहब की, और शायद वापस आके उन्हें फैसलों को और पुराने वाले केसेस को फेस करना होगा। ज़रा इलेक्शन एक्ट सर, क्या फ़ायदा हुआ इतनी ढेर तरमीम का, एम्पावर करने का निगरान सेटअप को, और फिर 90 रोज़ में तो इलेक्शन होते अब हो ही नहीं रहे, जो बात है बिल्कुल फैक्चुअल। आगे तो जा ही रहे हैं क्योंकि आपने जाते जाते मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास भी बुला लिया, उसमें भी चले गए, और फिर अब सारे इजलास के बाद एक दूसरे पर डाल रहे हैं कि हमने तो यूं मना किया था, हमने तो ऐसे मना किया था। अब देखिए, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि एक नामुकम्मल पार्लियामेंट ने की सारी लेजिस्लेशन की, और जो अपोजिशन लीडर था, और वो अपोजिशन लीडर आज वो हुक्मरान पार्टी जो थी उसका टिकट होल्डर है, और कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नवाशी से मुलाकात की, शबाशी से मुलाकात की लंदन में, बेचारे से ना उर्दू बोली जाती है ना अंग्रेजी बोली जाती है, और वो अपोजिशन लीडर थे, और मौसूफ वो रबड़ स्टैंप थे, वो अंगूठे लगाते गए, जैसे उसको डिक्टेशन मिलती थी वो उसी तरह करते चले गए। इसी तरह निगरान गवर्नमेंट बनी। अब निगरान गवर्नमेंट के अंदर आप देखें कि यहाँ चीमा साहब बैठे हुए हैं, फवाद हसन फवाद साहब बैठे हुए हैं, वहां पे तौकीर शाह साहब बैठे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम अफसरान और तमाम महकमों के अंदर जो फील्डिंग लगी हुई है वो नून लीग की है। इन हालात के अंदर नून लीग मांग रही है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड भी चाहिए। वो समझ नहीं आ रही, जिस तरह बच्चा है। अच्छा, वो तो पीपल्स पार्टी भी मांग रही है ना जुल्फ़िकार साहब, उन्होंने भी शिकायत कर दी है लेवल प्लेइंग फील्ड। नून लीग को तो जो उन्होंने चाहा वो सब कुछ मिल गया। अब दूसरी पार्टियां मांग रही हैं, अब एमकेएम मांग रही है जी हमें भी चाहिए, पीपल्स पार्टी कह रही है जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अच्छा, जो पार्टी इलेक्शन का नारा लेके चली थी, पीटीआई, जो आजकल ज़ेर एताब है और जिसका लीडर अटक जेल में है, वो आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड भूले हुए हैं। वो बेचारे कहते हैं कि हमें कोई अदालतों से रिलीफ ही मिल जाए वही काफी है। तो इन हालात के अंदर कोकर साहब, इलेक्शन जो है, इलेक्शन के अंदर एक होता है मोमेंटम, ग्रास रूट लेवल पे लोगों की मोबिलाइजेशन होती है, गली मोहल्ले के लेवल पे। मुझे लगता है कि अगर इन हालात में इस तरह जानबदार किस्म का इलेक्शन करवाने की कोशिश की गई और अपनी मर्जी के रिजल्ट्स लेने की कोशिश की गई तो ये सूरत हाल संभाली नहीं जाएगी, ये एक अनारकी की सूरत हाल बनेगी। और इलेक्शन करवाना एक अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है उसको एक्सेप्ट करना
कि कौन एक्सेप्ट करेगा और कौन नहीं करेगा, और उसकी ट्रांसपेरेंसी होगी या नहीं होगी, लोगों की पार्टिसिपेशन होगी या नहीं होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। ये बेसिकली $1 मिलियन क्वेश्चन है कि इसको इंश्योर कौन करेगा। क्या ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन के बाद जो हम चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल इस्तेहकाम आए, और पॉलिटिकल इस्तेहकाम ही बिलाशुबा माशी इस्तेहकाम को जन्म देता है, और वो पॉलिटिकल इस्तेहकाम के चक्कर में हम कोई अदम इस्तेहकाम मजीद ना पैदा कर लें। ये सारी सिचुएशन अभी उस अपनी जगह मौजूद है, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। कासिम के अब्बा तो जेल में बैठे भी मुख्तलिफ लोगों के लिए मसला बने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मल्टीपल चीज़ें हैं। नवाज शरीफ साहब ने इन हालात के अंदर वापस आने की बात की, आपने नैब के केसेस का उस लॉ की बात की, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको कि आते दिखाई दे रहे हैं जुल्फिकार साहब, टाइम पे वापस आएंगे? देखें जी, उनकी जो फील्डिंग है, मेरी इतला ये है कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर रिलाई नहीं कर रहे, वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका मैच फिक्स है। वहाँ से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, और जो जिस तरह उन्होंने कहा जी कागज पेंसिल निकालें और लिख लें कि मैं अगला प्राइम मिनिस्टर हूँ। आपको याद है कि ये उन्होंने बाकायदा तकरीर में कहा कि अगला प्राइम मिनिस्टर मैं हूँगा, ये आप लिख लें। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल देखे कि एक तरफ वो कह रहे हैं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ अगला, दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में उनकी फील्डिंग लगी हुई है, तीसरी तरफ अमेरिकन एम्बेसडर मरियम साहबा को मिल रहे हैं, हमजा साहब को मिल रहे हैं, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट पाकिस्तान को तो नहीं मिल रहा, उसको तो रिफ्यूज कर रहा है जी, मेरे पास टाइम नहीं है। मिल रहा है वैसे तो, वो पीपल्स पार्टी से भी मिल रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे नहीं मिल रहे, प्रेसिडेंट से अमेरिकन एम्बेसडर को मिल रहे हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल मैं देख रहा हूँ, अगर वो मैच फिक्स उसी तरह रहा, और जो कि मेरा ख्याल है रहेगा, तो उसके बाद तो जरूर आएंगे। और दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब की ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में शायद जरूरत पड़ गई है, अमेरिका को भी जरूरत पड़ गई है, जो इंडिया का एक रोल इस रीजन के अंदर आगे बनाया गया है, उसको इस रीजन का एक चौधरी लेकिन चले उस पर मैं, हाँ उस पर आपसे मैं उसके लिए नवाज शरीफ साहब की शायद बड़ी जरूरत है। ठीक हो गया। बैरिस्टर साहब, ये जो नैब केसेस हैं गले की हड्डी बन सकते हैं? देखिए, मैं ही समझता हूँ अरसलान साहब, ये जो नैब का जो कानून था, इसके जो 10 सेक्शंस को कालअदम करार दिया, ये बड़ा अच्छा किया गया है। उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि जो ये अमेंडमेंट्स की गई थी, जो 2022 के लास्ट पे, फिर 23 के स्टार्ट में, और फिर लास्ट जो 7 अमेंडमेंट्स की थी, टोटल ये 50 के करीब जो थी सेक्शन को अमेंड किया गया था, इंसर्ट किया गया था इनके अंदर, डिफरेंट क्लासेस के अंदर। और ये सब कुछ करने के बाद ऐसा महसूस होता था कि नैब को तुथलेस कर दिया गया, इसका डंग निकाल दिया गया, इसके दांत निकाल दिए गए, जबड़े उखाड़ दिए गए, और एट द सेम टाइम रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया। और फिर इस इदारे को कहा गया कि आप दूसरों का एहतसाब करें। इसकी डोमेन्स, इसके स्फेयर से जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है वो भी इसके निकल गए, FIA के केसेस भेज दिए गए, बैंकिंग कोर्ट्स को केसेस भेज दिए गए, और 481 जो रेफरेंसी, जो मेगा मनी करप्शन रेफरेंसीज थे, वो डिफरेंट कोर्ट्स को भेज दिया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को तफ्तीश के लिए भेज दिया। अब 460 जो रेफरेंसेस हैं आफ्टर पासिंग द डिसीजन बाय द चीफ जस्टिस, जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, उसके बाद 460 केसेस जो हैं वो दोबारा से रीस्टोर हो चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ कि एक हैप्पी ओमन था, लेकिन एट द सेम टाइम जब भी हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं, या हम ये कहते हैं कि एक्टिवली, स्पीडियसली या विजिलेंटली कोर्ट्स जो हैं वो चीज़ों का फैसला करें, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त ये सारी अमेंडमेंट्स हो रही थी, उसी वक्त इसको टेकअप कर दे और रीजनेबल प्रोपोर्शनेट टाइम के अंदर चीजों को डिसाइड कर देते। ठीक है बैरिस्टर साहब, वक्त की बहुत ज्यादा कमी रही, मतलब थोड़ी सी और डिस्कशन थी इस पे, बड़ी डिटेल इंशाल्लाह फिर कभी सही। जुल्फिकार राहत साहब बहुत शुक्रिया आपका, बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब का बहुत शुक्रिया, रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।